हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, तो ये वीडियो स्पेशली हमारी उन एस्पिरेंट के लिए है जो आरओ के साथ में टीचिंग एस्पिरेंट हैं, यानी कि उन्हें आरओ का एग्जाम भी देना है और साथ में क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आ रही है तो वो बिहार में भी चाहते हैं, क्योंकि बिहार में जो आपकी वैकेंसी है वो जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी क्लियर भी हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो एकदम इस दहलीज पे खड़े हैं कि अब उन्हें नौकरी चाहिए, हर हाल में चाहिए, कुछ भी हो जाए अब वो वेट नहीं कर सकते हैं। उन्हें कहीं भी जाके नौकरी करना पड़े नौकरी करेंगे, लेकिन उन्हें नौकरी चाहिए। तो ऐसे छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है और आप लोगों के मन में बहुत सारा डाउट है, क्योंकि मैं टाइम टाइम से अपना ब्लॉग शेयर करती रहती हूँ। तो उसमें एक मेजर कमेंट जो आता है मुझे वो ये आता है कि दीदी आप कैसे मैनेज करते हो आरओ और बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन को, क्योंकि बैक टू बैक आपके टीआरई 3 एग्जाम हो चुके हैं। तो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिसमें लगातार असफलता मिली, तो अब ये भी नहीं समझ आ रहा होगा कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो उस पर एक अलग सेशन लेके हम आएंगे कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। बट ये वीडियो इसलिए मैं बना रही हूँ ताकि आपको ये समझ आ सके कि आपको आरओ और अपनी बीपीएससी टीआरई के एग्जाम को बैलेंस कैसे करना है। क्योंकि आपको याद होगा कि अपने आरओ का जो एग्जाम हुआ था वो 11 फरवरी को अगले साल, मतलब पिछले साल हुआ था, सॉरी पिछले साल आपका एग्जाम हुआ था। अब आपकी 11 फरवरी आने वाली है 2-4 दिन में ही, तो लगभग आपके 1 साल हो गए एग्जाम हुए। उससे पहले फॉर्म आया, फॉर्म फिलअप हुआ, आप उससे भी पहले से प्रिपेयर कर रहे हो। तो एक लंबे टाइम से एक एग्जाम के लिए लगना और सडन उसके बाद एक नई वैकेंसी का अनाउंस होना जहां पे आपको अपना फ्यूचर दिख रहा है, तो आप दोनों में से किसी को नहीं छोड़ना चाहोगे। क्योंकि एक एस्पिरेंट के लिए ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती है शुरू करना और यूं ही किसी भी नोट पे ले जाके एंड कर देना। तो कैसे मैनेज करना है, कैसे बैलेंस करना है, बेसिकली ये वीडियो उसी टॉपिक पे है। और इस पूरी वीडियो में हम लोग इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि हम लोगों को कैसे अपने सिलेबस को मैनेज करना है, कैसे अपनी तैयारी को मैनेज करनी है, ताकि दोनों एग्जाम में हमारी परफॉर्मेंस पॉजिटिव हो। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसी भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या होती है। जब हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं से कुछ भी उठा के पढ़ने लगते हैं। पहले प्रॉपर एक वे बनाते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला आपका स्टेप होता है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाते हो, क्योंकि सिलेबस को समझना इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि सबसे पहले आप सिलेबस देखो, बट मेरा मानना यह है कि एक बार आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेते हो तो आपको काफी हद तक क्लियरिटी मिल जाती है। देन आप सिलेबस उठाओ, देखो सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। ये बात की जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और अपना सिलेबस दोनों इक्वल टाइम दोगे, दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों चीजों पे अच्छा खासा टाइम देके एनालिसिस करोगे, तब कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक पे ज्यादा किस आयोग का फोकस है। क्योंकि हर आयोग का अपना कुछ प्रेफरेंस होता है जहां से उनके क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है, क्योंकि हर एग्जाम हर आयोग अपना एक पैटर्न फॉलो करता है। तो यूपीपीएससी का जो पैटर्न है वो आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे तमाम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके पास पड़ा होगा। 2017, 2016, 2021, 2000 आपका 23 का जो एग्जाम था वो भी आपके पास पड़ा होगा एक वे, जिसका पेपर फरवरी 2024 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि बिहार टीआरई 4.0 का अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि लगभग 1.5 साल का टाइम आपने दिया है अपने आरओ के सिलेबस को ही, और साथ में बिहार में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो आपको वो भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि आपने कई साल पहले डिप्लोमा किया था, आपने कई साल पहले टेट और सीटेट क्वालिफाई किया था इस उम्मीद के साथ कि हमें टीचर की नौकरी मिल जाएगी और हम एक अच्छा गरिमामय जीवन जी पाएंगे। लेकिन वो सपना अपना साकार नहीं हो पाया अपने उत्तर प्रदेश में। तो बहुत सारे छात्रों ने रुख मोड़ लिया आरओ की तरफ। अब साथ में एक मौका मिला है बिहार में, तो वहां की भी वैकेंसी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आपके छोटे से छोटे डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने यूपीपीएससी के सिलेबस की। बात तो हो ही गई है, अब बात आती है अपने बिहार के सिलेबस की। तो एक चीज मैं आपको अवेयर कर दूं कि यूपीपीएससी जो है वो सिलेबस को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। वो अपने सिलेबस से बहुत ज्यादा बाहर जाके क्वेश्चन नहीं बनाता है, यानी कि उनका आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाता है क्वेश्चन पेपर। जो भी होता है, जो उनका क्वेश्चन सेट करने का पैटर्न है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाता है। लेकिन बिहार इससे बिल्कुल अलग है। आप जब भी टीचिंग का सिलेबस उठा के देखेंगे, आप चाहे पीआरटी हो गया चाहे जूनियर हो गया, और जब उनके क्वेश्चन का पैटर्न उठा के देखेंगे तो कभी आपको ये मिलेगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा देखने को मिल गया, तो कभी आपको लगेगा कि अरे अपने इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल गया। कभी जियोग्राफी का वेटेज ज़्यादा मिल जाएगा आपको, तो कभी इकोनॉमी का ज़्यादा वेटेज मिल जाएगा। तो बिहार का पैटर्न बड़ा ही अलग रहा है। लेकिन अपने पास ऑप्शन क्या है, प्रिपरेशन हमको कैसे करनी है। तो प्रिपरेशन हमको ऐसे करनी है कि
TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में 2 पेपर हुए थे, क्योंकि एक बार पेपर हुआ था तो वो पेपर आउट हो गया था, तो दोबारा पेपर कराया गया था। तो आपके पास 4 सेट होंगे, चारों सेट को कलेक्ट करना है और ये देखना है कि बिहार का पैटर्न कब किधर मूव कर रहा है, कब किस चीज पे उनका फोकस ज्यादा रहा है। तो उस हिसाब से उसके अराउंड की चीजों को तो पहले आपको कंप्लीट कर लेनी है। सिलेबस पे यहाँ बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। सिलेबस आप रखिए अपने पास, एक वे आपको मिलता है कि आपको पढ़ना क्या है, बट सबसे ज्यादा यहाँ पे जो काम करेगा वो काम करेगा आपके लिए आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ताकि आप ये डिसाइड कर पाए कि आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि बिहार में आप जरूर टीचर बनने जा रहे हैं, लेकिन इतनी चीजें पढ़नी है आपको, यकीन मानिए इतना सारा सिलेबस दे दिया है बिहार आयोग ने कि आपको समय कम पड़ जाएगा, जितना भी आपके पास समय है अभी। क्योंकि उसमें आपको बिहार की SCRT भी पढ़नी है, आपको NCRT भी पढ़नी है, और उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आपको दाएं बाएं से कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि बिहार का सिलेबस काफ़ी लेंदी है और वो आउट ऑफ सिलेबस भी जाकर क्वेश्चन पुटअप करते हैं। उनका ये पैटर्न रहा है, देखा गया है शुरू से ही। और साथ ही साथ वहाँ 5 ऑप्शन आते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना होगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि कितना हद तक सिलेबस अपना मिलता जुलता है। तो अगर आप PRT या जूनियर की प्रिपरेशन करते हैं तो PRT में बहुत ज़्यादा वर्ल्ड जियोग्राफी का या वर्ल्ड हिस्ट्री का स्पेशली देखा जाए अगर, तो बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट है जूनियर में हिस्ट्री और पॉलिटी, तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी जूनियर के लिए। तो अब बात कर लेते हैं GS आप पढ़ते हो अगर बिहार के लिए, बिहार का GS बहुत अच्छा पूछता है, वो यूपी में आपको 100% काम आने वाला है। बस बिहार स्पेशल को छोड़ के, बिहार का स्पेशल से कुछ क्वेश्चन आपके यूपी में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर स्टेट अपने स्टेट को प्रेफरेंस देता है, हर आयोग। तो उस हिसाब से आप यूपी स्पेशल अलग से प्रिपेयर करिए, बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार स्पेशल अलग से प्रिपेयर करिए। बाकी आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी जो भी आप पढ़ेंगे, इकोनॉमी, वो आपका RO में भी काम आने वाला है, वो आपके बिहार में भी काम आने वाला है। कुछ सिलेबस आपका बच जाता है। पहले था अपने RO में मैथ नहीं था, अभी मैथ पूछा गया था, जो आपका 11 फरवरी को पेपर हुआ था, और मैथ और रीजनिंग का वेटेज इस बार बढ़ गया है। 14 क्वेश्चन था आपका मैथ और रीजनिंग से मिला के। तो मैथ और रीजनिंग आप बिहार के लिए पढ़ेंगे तो वो आपका डेफिनेटली 100% क्लियर होगा RO के एग्जाम में, क्योंकि RO की जो रीजनिंग और मैथ होती है वो बहुत इजी रीजनिंग और मैथ होती है। तो अगर आप बिहार के लिए प्रिपेयर करें, बिहार को फोकस में रख के प्रिपेयर करिएगा जब भी आप इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ने बैठिएगा, ताकि अगर वहाँ की चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी तो यहाँ की ऑटोमेटिकली आपकी क्लियर होती जाएंगी, सॉल्व होती जाएंगी। अब आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, मैथ और रीजनिंग सॉल्व हो गई। अब आपके सिलेबस का कितना % हिस्सा बचता है? तो बचता है आपके लैंग्वेज वाला एरिया। अगर आप PRT का पेपर उठा के देखिए तो PRT वाले में क्या है कि बहुत इजी क्वेश्चन होता है। आप अगर प्रैक्टिस सेट भी लगा लेंगे उसके लिए तो इनफ है, उसके लिए अलग से कुछ मैटर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। लैंग्वेज वाले एरिया के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए, तो वो सॉल्व हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं कि बिहार में जो बिहारी स्पेशल पढ़ना है वो अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप अगर जूनियर की प्रिपरेशन करते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। वर्ल्ड इकोनॉमी पे उतना फोकस नहीं है बिहार के आयोग का, बट वर्ल्ड हिस्ट्री पे उनका फोकस थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आप जूनियर में हिस्ट्री सेलेक्ट करना चाहते हैं तो। अगर हिस्ट्री नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ बहुत ज़्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि GS वाले पार्ट में हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। GS अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, करंट अफेयर्स अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं RO के लिए, तो वो वहाँ भी आपको काम आने वाला है, और वहाँ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो RO में भी काम आने वाला है। 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके बिहारी स्पेशल से पूछे जाते हैं, और जब आप जूनियर का पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत कम ही वेटेज है बिहारी स्पेशल का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिहारी स्पेशल का वेटेज नहीं है। PRT में थोड़ा ज़्यादा है, PRT में 10 से 12 क्वेश्चन हो सकते हैं बिहारी स्पेशल के, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से बिहार की ज्योग्राफी, बिहार के पॉलिटिक्स, बिहार की इकोनॉमी थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। और इकोनॉमी अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो करंट में चले जाइएगा बिहार के, वहाँ से आपका वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सिलेबस का जितना हिस्सा मैंने आपको बताया है आपको समझ में आया होगा। तो कुछ ये रहेगा आपका पैटर्न, जब भी हम 2 एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं सबसे पहला काम हमारा होता है कि दोनों एग्जाम के सिलेबस को उठाएं, दोनों एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाएं और देखेंगे कितना प्रतिशत हिस्सा हमारा मिलता जुलता है। तो लगभग आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मिलते जुलते हैं, बस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। वहाँ पे 5 ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं। तो उसके लिए आपको अलग अलग आयोग के अलग अलग एग्जाम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता हो, आप उस चीज़ में पैनिक ना करो। 5 क्वेश्चन जब आता है तो कई बार ऐसा होता है क्योंकि हम लोगों के यहाँ 4 ऑप्शन आता है उत्तर प्रदेश में अपने कोई भी एग्जाम में, तो उसी 4 में से कोई एक न एक ऑप्शन होता है, तो हम लोगों का दिमाग हमेशा ढूंढता है कि इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन होगा, कोई ना कोई
इन्हीं 4 में से उत्तर होगा। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता है। बिहार में आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर होता है, इनमें से कोई नहीं। जब क्योंकि हम लोगों को ढूंढने की आदत है आंसर, तो हम लोग इनमें से कोई नहीं वाले पे जाते ही नहीं है, और वहाँ पे हम लोगों का नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जा करके बात बनेगी। उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। बाकी जब आप मैटर पढ़ रहे हैं, जब आप डिटेल पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस का, तो उसके लिए आप अपना सिलेबस देखिए किस हद तक मिलता जुलता है, और काफ़ी हद तक सिलेबस आपका मिलजुल रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा। जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वहाँ पे क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश में जो आरओ का पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो उसका प्रेशर एक आपके माइंड पे अलग से रहेगा। तो उसके लिए आपको उसके पैटर्न पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि जो नेगेटिव मार्किंग का डर है वो आपके अंदर से खत्म हो सके, और आप अपने क्वेश्चन पेपर के साथ, अपने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के साथ कंफर्टेबल होकर पेपर दे सकें। और बिहार का जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना है कि 5 ऑप्शन के साथ खेलना हमें आना चाहिए। 5 ऑप्शन देख के हमें पैनिक नहीं होना है। तो उसके लिए आपको अलग अलग प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे। प्रैक्टिस सेट पे एक्स्ट्रा आपको टाइम देना होगा। बाकी सिलेबस पे बहुत ज़्यादा अलग से टाइम देने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत यह है कि जहाँ की जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मजबूत है और उसमें जहाँ का सिलेबस हमारा कवर हो रहा है उसको साथ लेके हमें चलना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए, क्योंकि हमें आरओ और बीपीएससी टीआरई 4.0 को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि दोनों का एग्जाम 1.5-2 महीने के गैप पे आपको मिल जाएगा। तो दोनों में से किसी भी एग्जाम को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अच्छा खासा टाइम हमने दिया है, अच्छा खासा पैसा हमने लगाया है, अच्छी खासी एनर्जी अपनी हमने लगाई है। तो एज ए एस्पिरेंट हमारे लिए बहुत चुनौती हो जाती है कि हम 2 एग्जाम में से किसी एक एग्जाम को चूज करें, और वो भी इस टाइम पे जहाँ पे ये रिस्क होता है कि आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। क्योंकि जब आप उत्तर प्रदेश में देखते हो 10 लाख में से 300 सीट पे फाइट चल रही है, और बिहार में आप देखते हो तो अदर स्टेट की वैकेंसी है। तो दोनों में कुछ प्लस है कुछ माइनस है, बट आपको नौकरी चाहिए तो आपको अपना 100% देना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। और बस 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने अगर लग के आप पढ़ लेते हैं तो बीता जो आपका 12-13 महीने है वो सफल हो जाएगा। नहीं, 12-13 महीने आपने चाहे जितनी मेहनत की हो, अगर इस टाइम पे आप पैनिक हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन लेना। तो पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल अपने माइंड को थोड़ा समय दीजिए। थोड़ा सा कहते हैं कि नहीं समझ में आती है चीज़ें तो थोड़ा गहरी सांसें लीजिए और सिलेबस को देखिए, क्योंकि उसके अलावा आपको कोई रास्ता नहीं बता सकता है। आप अपने सिलेबस से जितनी बातें करेंगे, जितना उसे टाइम देंगे, उतनी चीज़ें आपको समझ आएगी। आप लोगों से बात करेंगे, अलग अलग लोग आपको अलग अलग सवाल जवाब पे लेके जाएंगे, अलग अलग पॉइंट पे आपको लेके जाएंगे। किसी की समझ किसी के प्रति है, किसी की समझ किसी के प्रति है, तो हर कोई आपके हर डाउट क्लियर नहीं कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम देना है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देना है और सिलेबस को देना है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आप सबको समझ में आएंगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। उम्मीद करती हूँ कि ये कंटिन्यूटी हमारी बनी रहे। चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।